अभी हम बात करेंगे कि क्या IMF हो गया, क्या वर्ल्ड बैंक हो गया, आलमी मालियाती इदारों की नहीं बल्कि हमारी अपनी हुकूमत की जो पेशगोइयाँ हैं वो भी गलत साबित हुई हैं, पीछे रह गई हैं। और रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 3.94% रहने का इम्कान है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वफाकी वजीर बराए तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि कोरोना के बावजूद तरक्की की शरह 4% के करीब होगी। तरक्की की रफ्तार को मजीद बढ़ाएंगे। उनका कहना था कि इस हवाले से कि अपोजिशन मायूस ना हो, तरक्की की रफ्तार बढ़ने से मुल्क का ही फायदा होगा। हाँ जी, और उन्होंने कहा कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है। जो लोगों को सुनने की आदत नहीं है ना, हमेशा जो है डेफिसिट सुनने की आदत है। खैर, मार्च में 3.2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट रिकॉर्ड की गई। हो सकता है कि साल के अख्ताम तक इससे भी ज़्यादा शरह नमू हो। 1 जुलाई से मुआशी तरक्की की रफ्तार में उनका कहना था कि मज़ीद इजाफा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का भी कहना था कि हमने तनख्वाहदारों पर टैक्स बढ़ाने की IMF की जो तजवीज़ थी कबूल नहीं की है। IMF की मज़ीद टैक्स लगाने और मराद ख़त्म करने की शराइत के बगैर रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा। किस तरह से बढ़ाया जाएगा? दूसरी जानिब जो मुआशी तरक्की के दावे हैं उनके बावजूद महंगाई जो है हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो पा रही। हाँ, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म साहब भी बार बार कह रहे हैं, शौकत तरीन साहब भी यही बात कर रहे हैं। एक हफ्ते में अगर हम बात कर लें, चिकन, प्याज, अंडे, चीनी और आटा समेत 25 अशिया जो हैं वो मज़ीद महंगी हुई हैं। और वफाकी दायरा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जो हफ्तावार महंगाई है वो भी जो है उसमें इजाफा हुआ है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए। हम इसी हवाले से बात करेंगे। माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, IMF ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा, स्टेट बैंक ने कहा, GDP ग्रोथ के हवाले से जो दावे थे, जो पेशगोइयाँ थी वो गलत साबित हो गई। हुकूमत भी जो हैरान हो गई है। सर, ये कैसे हो गया? पहले तो मैं ये करूँगा कि ये बात बहुत खुश आइंद है। हमारी दुआ भी है कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की करे। लेकिन ये मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये जो इन्होंने 3.94% का कहा है, ये 6 से 9 महीने की पिछली कारकर्दगी की बुनियाद को एनुअलाइज किया है। अभी तो मई की आदत शुमारी सामने नहीं आए हैं, अभी तो जून ही शुरू नहीं हुआ जी। तो लेकिन जो है दुआ हमारी यही है कि ये हो। लेकिन ये एक प्रोविजनल एस्टिमेट है और चूंकि महंगाई बढ़ रही थी तो हुकूमत ने उसको अपनी साख को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा बढ़ा के पेश किया है। मगर 3% ज़रूर आएगी, इसमें किसी को हमें शुबा नहीं होना चाहिए। मगर जो असल बात मैं आपको बता दूँ, देखिए दुनिया भर में जब वैक्सीन्स लगे, पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह लगे, तो इकनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी। दुनिया के तमाम ममालिक ने, मेरी गुजारिश सुन लें तो क्लियर, इकनॉमिक पैकेजेस दिए, कई हज़ार अरब रुपए के तो अमेरिका ने दिए। तो जो IMF और वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शंस आई हैं उसके मुताबिक भारत, जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां पर की ग्रोथ रेट बताई गई है 12.4%। बांग्लादेश बताई गई है 6.8%, क्योंकि पैकेजेस दिए थे और तेल की कीमत कम रही थी। तो एक तो ये बुनियादी बात है। लेकिन जितनी दुनिया भर की प्रोजेक्शंस हैं उसमें ये है कि 22 जो अगला साल होगा उसमें शरह नमू सुस्त होगी, खास तौर से पाकिस्तान में सुस्त होगी, क्योंकि हनीमून जो पेंडेमिक का था उससे पाकिस्तान को फायदा हुआ है। मैं भी आपको बताऊंगा, वो अब हनीमून का पीरियड खत्म हो रहा है। हमारी दुआ अब भी यही है कि हम तो 7% करें। लेकिन पहली बात यह है, सिद्दीकी साहब, पहली पेशगोइयाँ गलत साबित हुई। हुकूमत अब भी कहती है कि मुमकिन तौर पर इस साल GDP जो शरह नमू है वो 5% तक जा सकती है। क्या इत्तफाक करेंगे आप? देखिए, गलत कोई चीज साबित नहीं हुई। अगर आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ें तो उन्होंने ये कहा था कि 3% रहेगी, ये स्टेट बैंक कह रहा है। तो हम भी यही 3% तो कह ही रहे हैं ना। ये जो 5% तो इम्पॉसिबल है। लेकिन 4 का भी मुश्किल है। लेकिन ये है कि 3 से ऊपर अगर 3 रहती है तो ठीक है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में हमारे जो ग्रोथ रेट है वो 0.75% है। हमारा मसला ये है कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक को बहुत अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का 1.3 रहेगा, 1.5 रहेगा। हम तो उस वक्त भी कह रहे थे ये गलत बातें कर रहे हैं। तो आप अपने माहिरीन की, अपने स्टेट बैंक की रिपोर्ट पर भरोसा करें। जो स्टेट बैंक तो 3% कह रहा है, हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन 4 या 5 की बात शायद सही नहीं है। 2 साल की हमारी ग्रोथ रेट जो है 0.75% है। तो जो स्टिमुलेट पैकेजेस मिले हैं तो और जो आपको वैक्सीन्स लगी हैं, तो भारत जैसा मुल्क 12.4 जहां तबाही आई है, अल्लाह का शुक्र करें कि मेरे मुल्क में तबाही कम आई है, इकोनॉमी में भी और जानों में भी। और बांग्लादेश 6.8% की ग्रोथ रेट की प्रोजेक्शंस है। इसमें आप देखें, नंबर 1। मगर जो चीज मैं पूरी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ वो ये है
कि अब आप ये देखिए कि ये जो हासिल जो कुछ हुआ है उसके 4 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। अगर ये हम 3.5% या 3% हासिल करते हैं, उसके 4 ऐसे रीजंस हैं जो अगले साल बरकरार नहीं रहेंगे और हुकूमत को पता है ये। हुकूमत भी चैलेंज कर सकती है उसको। पहली बात जो बहुत अहम है वो ये है कि हमने इस वक्त जो शरह सूद थी मार्च से 2020 से जून 2020 तक वो 11.25 से जो है वो 7% कर दी। ठीक है, अब दुनिया भर में कहीं नहीं होता कि अगर जिस मुल्क में इन्फ्लेशन 11.1 है वो आप उसको 7% कैसे कर सकते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि जो आप कर्जे दे रहे हैं वो बहुत सस्ते दे रहे हैं, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। फिर आपने तामीराती सेक्शन में कहा जी काला धन लगा दें, मगर दूसरी तरफ आपने गरीब का जो आपने जिक्र किया, हुआ क्या है कि जब आपने शरह सूद कम की तो स्टेट बैंक ने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के जो अकाउंट थे और बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A में आपको कोट कर रहा हूँ, 26A(4) और 40A और आईन पाकिस्तान के 3 को के खिलाफ वर्जी करते हुए फरवरी 2020 में 2 करोड़ खातेदारों को जो है वो 11.25% मुनाफा मिला था, 11.25% सेविंग पर, उसको आप 5.5 कर दिया। 450 अरब आपने उनसे खींच लिए और वो 450 अरब का फायदा आपने बोरोवर्स को पहुंचा के सस्ती शरह सूद करके और जो है वो तामीराती शोबे में काला धन लगा के ये एक्टिविटी बढ़ाई है। तो क्या ये अगले साल बरकरार रहेगी? क्या आप खातेदारों को कानून की खिलाफ वर्जी करके दे सकते हैं 5.5%, जबकि अफराते ज्यादा, यानी शरह सूद बढ़ेगी। जो कर रहे हैं आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, इस सरकार सस्ती थी। तो आप हमें ये एक पहला नुक्ता मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात ये थी कि जो हमने इक़्तिसादी पैकेजेस दिए हैं वो इतने ज्यादा हैं कि अगले साल आप बरकरार नहीं रख सकेंगे उनको, ये टेम्परेरी दिए थे, तो उसकी वजह से जो मोमेंटम आया है वो भी अगले साल बरकरार नहीं रहेगा। मगर जो तीसरी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बड़ा अहम बात मैं आपको बताऊँ, रेमिटेंसेस जी जो पेंडेमिक की वजह से बढ़ी हैं वो हमारी 3 साल में $74 अरब आ गई, 74 बिलियन डॉलर। तो अब ये तो इतनी तो नहीं बरकरार रहेंगी, वो आपने करंट अकाउंट के लिए यूज किया है, आपने उसको शरह इन्वेस्टमेंट करके शरह रंग नहीं बढ़ाई। तो जब ये खुदा न खास्ता ये कम होगी उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा। $74 अरब कोई मामूली रकम नहीं होती, लेकिन मेरे मुल्क की बरामदात नहीं बढ़ रही। मेरे मुल्क की बरामदात ये है कि जब ये हुकूमत आई थी 124 रुपए का डॉलर था, आज जो है 154 का। तो जब इतना गिर गया और आपने रुपए की बरात भी दी कई उसको बरामद कुनंदगान को, लेकिन हमारी बरामदात सिर्फ $1 अरब बढ़ी है 2018 से अब तक, $1 अरब और तरसीलात $8 अरब बढ़ गई। तो दुनिया में जो तरक्की होती है वो एक्सपोर्ट लेड होती है। इतना कुछ करने के बाद अगर बरामदात नहीं बढ़ रही और तिजारती खसारा इस साल बढ़ चुका है, ये मैं आपको बता दूं, और अगले साल जो स्टेट बैंक कह रहा है वो करंट अकाउंट डेफिसिट $4.5 अरब होगा, जो कि 2016 में था जब बुराना आया था। तो मेरा कहना ये था कि इस्लाहात के नतीजे में नहीं आएंगे, ये हनीमून है, इक़्तिसादी पैकेजेस है और दूसरी तीसरी चीजें, ये एक मोहलत मेरे मुल्क को मिली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, पिछले 2 महीनों की देख लें, ट्रेड डेफिसिट की हम बात कर लेते वो $3 बिलियन जो है हमें नजर आ रहा है, उसका एक बहुत है। ठीक है, आप रेमिटेंसेस की भी बात आप कर रहे हैं, लेकिन हम सवाल यही करते हैं कि हमने तो पिछले दौर में भी देखा था कि उन्होंने हमें बताया कि 4.4 चल रही है, 5.2 तक हमने ग्रोथ देखी थी। सस्टेनेबल होगी सर, आपको लग रही है? नहीं, देखिए बात ये कि सस्टेनेबल तो ये 4% तो कोई ग्रोथ है ही नहीं ना। हमारे मुल्क में 1980 से आज तक, यानी 2018 तक कह देता हूँ, 4.7 फिगर की ग्रोथ हुई है 40 साल कतार। और ये 4.75 जो 40 साल तक हुई है, ये भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से कम है। तो इस हुकूमत के 3 साल में जो अभी आदाद शुमार है, ये 3.94 मिलाकर 3 साल वो है 1.8%। देखिए ये मेरे आदाद शुमार नहीं है, 1.8% है। तो कौन सी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं? मगर मैं आज आपको एक प्रोजेक्शन दे रहा हूँ और ये मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ कि जो कुछ हमने किया पिछली हुकूमतें ने और इस हुकूमत ने किया, उसके बाद 2075 मैं एक लफ्ज की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, 2075 तक, 2075 तक खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फीकस आमदनी OECD ममालिक, जिसमें बहुत से छोटे ममालिक भी शामिल हैं, उनसे कम रहेगी। मेरा मुल्क जो है वो
ताकतवर मुल्क है, मेरा मुल्क जौहरी ताकत है, मेरे मुल्क के किसान मजबूत हैं, मेरे मुल्क को अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं, यहाँ सीपैक आ रहा है। अगर इसके बावजूद मैं 2075 तक OECD ममालिक की फीकस आमदनी जिससे गुर्बत जाहिर हो रही है अगर रहती है, और अगर हमारे वजीर खजाना आपके प्रोग्राम में आके मेरी फिगर को कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर दे या स्टेट बैंक कर दे तो खत्म हो गई, लेकिन नहीं करेंगे। मैं आपको, ये रिसर्च बेस्ड है, कोई तमाशा नहीं है। ये चीजों को तस्लीम करें, पाकिस्तान के वसाइल को तस्लीम करें। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अजमत का सबूत दिया कि जी हमसे बड़ी गलतियां हुई हैं, बड़ी गलतियां हुई हैं। आपने देखा कि अभी 3 हफ्ते पहले शौकत तरीन ने यह कहा कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और इसको ठीक करने में 5 साल लगेंगे, ये कहा उन्होंने। लेकिन जैसे ही उन्होंने हलफ उठाया, उन्होंने आके कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मईशत बहाल कर दी थी, उसके बाद पेंडेमिक आ गया। अरे पेंडेमिक तो भाई ये लॉटरी है सारी दुनिया के लिए, हमारे लिए, इसलिए कि अमेरिका ने हमें, IMF ने हमें $1.4 अरब एक्स्ट्रा दे दिए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। G20 ममालिक ने कहा आप अपने कर्जे वापस नहीं करें, बाद में कर दें। तो ये चीजें तो हमें वक्ती तौर पे रिलीफ मिला इस पेंडेमिक की वजह से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप सबसे मेरे पास बात कर रहे थे। अब हुकूमत दावे कर रही है, अपोजिशन का भी एक मौक़िफ़ इस पे सामने आता है चाल के जी कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ों का और ये नंबर्स का हेर फेर है। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मुल्क की मईशत है वो बेहतर होती चली जाएगी, क्योंकि अगर मईशत बेहतर होगी फ़ायदा पूरे मुल्क का होगा, किसी हुकूमत का या किसी अपोजिशन का नहीं होगा, सिर्फ हर एक शख्स का होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हम आगे बढ़ते हैं, सियासी बात कर रहे हैं आप, तो सियासत में बड़ी हलचल हो रही है, बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। वो पेशरफ्त यह है कि साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान आज रुकने पंजाब असम्बली का हल्फ उठाएंगे। हम बहुत देर की मेहरबान आते आते खैर चौधरी निसार साहब का ये कहना है कि हल्फ उठाने का फैसला हल्के के अवाम की मुशावरत से किया। मुशावरत में भी खासा टाइम लग गया। उन्होंने वाजे किया कि सीट छोड़कर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना अजीब मंतिक होगी और इलेक्शन का जो बायकॉट करना है और मैदान खुला छोड़ना है, उससे बड़ी सियासी तो गलती हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही। वैसे उन्हें जल्दी ख्याल आ गया इस बात का। उनका कहना था कि हल्फ उठाने का मतलब अपने मौक़िफ़ से तब्दीली हरगिज़ नहीं है। हल्फ उठाने का मतलब सियासी हालात और मुहर्रकात को कंट्रोल करना है और आवाम को कोरोना से बचाना भी है। हल्फ उठाकर वो किस तरीके से कोरोना वबा से आवाम को बचाएंगे, हाँ ये तो अब उनके जहन में पता नहीं क्या प्लान्स हैं। लेकिन चौधरी निसार साहब की जानिब से ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया कि जब हुकूमत की जानिब से तवक्को की जा रही है कि वो एक ऑर्डिनेंस मंजूर करे जिसमें उन कानून साजों की रुकनीत को मनसूख कर दिया जाए जिन्होंने अभी तक इंतखाब के बाद हल्फ नहीं उठाया है। इतना टाइम लगा दिया किसी मतलब कि जो देखें जी वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ उसमें मौजूद नहीं है, अपोजिशन लीडर भी मौजूद नहीं है, बजट में आप मौजूद नहीं है। लेकिन अब खैर ये फैसला किया गया है और राब्तों की भी बात हो रही थी कि मुख्तलिफ जो है राब्ते भी हुए हैं, उनके मुशावरत हुई है, बातचीत होती रही है। हम बात करेंगे कि क्या फ़र्क पड़ेगा अब हल्फ उठा लेने से। क्या पंजाब की सियासत कुछ तब्दील हो सकती है, पाकिस्तान की सियासत पर कोई असर पड़ेगा या कोई असर नहीं पड़ेगा। सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। चौधरी निसार साहब ने इस वक्त हल्फ उठाने का फैसला क्यों किया, आप क्या समझते हैं? क्या वो कोई अहम सियासी किरदार अदा कर पाएंगे या फिर बस हल्फ उठाने जा रहे हैं, शायद अगले इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं? तो ये है कि उनका अपना भी एक वजाहती बयान आ चुका है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहता था कि ये सीट जो है ये सीट हो जाऊं मैं और फिर खुला मैदान छोड़ दिया जाए अपने मुखालफिन के लिए, इसलिए मैं ये हलफ उठाने जा रहा हूं ताकि खुला मैदान ना छोड़ा जाए। लेकिन इस हवाले से बहुत सारी पॉलिटिकल स्पेकुलेशंस हो रही हैं। कोई कहता है कि वो किसी नए सेटअप का हिस्सा बनने जा रहे हैं, कोई कहता है वो नवाज शरीफ की मर्जी से वापस पार्टी के अंदर आ रहे हैं, कोई कहता है इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को है, इसलिए शहबाज शरीफ साहब से इनके ताल्लुकात हमेशा बहुत बेहतर रहे हैं। मगर कुछ का ख्याल ये है कि चूंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टावरिंग जो सियासतदान थे उनमें से वाहद ऐसे आदमी थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी स्पीकिंग टर्म्स भी थी और ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे। तो कई हवालों से इनकी इस वापसी को या हल्फ उठाने की तकनीक में हिस्सा लेने को बहुत अहमियत दी जा रही है और मैं समझता हूँ कि जितना काट है चौधरी निसार साहब का ये कोई बेमानी बात भी नहीं है। यकीनी तौर पे कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो PMLN नून के साथ हुई है। अच्छा। इसलिए कि PML नून के जो लोग हैं ये MPs जो है वो उनका इस्तेमाल करेंगे जब वो हल्फ उठाने के लिए असेंबली में आएंगे। तो इससे पता यही चलता है कि चूंकि नून लीग में कोई चीज भी बड़े मियाँ साहब की मर्जी के बगैर नहीं होती, तो लगता है ऐसे ही है कि इसमें भी उनको उनकी आशीर्वाद हासिल है। अब वो क्या किरदार अदा करने जा रहे हैं इसके बारे में कुछ जा सकती है,
क्योंकि यकीनी तौर पर ये पता नहीं है कि वो क्या किरदार है जिसके लिए वो अब हलफ उठाने जा रहे हैं। तो बुखारी साहब, क्या चौधरी साहब का आप मौक़िफ़ तब्दील होता देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तस्लीम कर लिया कि 2018 के इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे, इसीलिए वो अब हल्फ उठाने जा रहे हैं? ये बहुत ही तीखा और बहुत ही अहम सवाल है। यकीनी तौर पे जब आप किसी असेंबली में हल्फ उठाने जा रहे हैं तो क्या है कि आपने उस इलेक्शन के जो आपने हवाला दिया 2018 के, उसके नताज को तस्लीम कर लिया है। इसीलिए तो उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने भी हल्फ उठाए थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी ये कहती थी कि धांधली हुई है उस इलेक्शन में, उन्होंने भी हल्फ उठाए, हुकूमत भी बनाई सिंध में। तो मेरे ख्याल से ये कहना कि जब वो हल्फ उठा लेंगे तो इसका मतलब ये है कि 2018 के इलेक्शन की धांधली के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ था वो खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये जो तस्वुर करना है ये बिल्कुल दुरुस्त ठीक है। बुखारी साहब, ये भी चौधरी निसार साहब का कोई सियासी मुस्तकबिल आपको नजर आ रहा है? आप देख रहे हैं कि कोई सियासी मुस्तकबिल है अगर वो नून लीग से अलहदा होकर भी कुछ करते हैं, या अभी तक उनकी पोजीशन जो है वो मुबहम ही है? देखिए, सियासी तौर पर जो चौधरी निसार है वो कोई अनजाने या अननोन फर्ज नहीं है। बहुत अहम किरदार उनका रहा है, खास तौर से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो 3 हुकूमत नहीं है उनमें वो बहुत फाल रहे हैं, बहुत अहम किरदार रहा है। इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं वो, पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे हैं वो। तो वो यानी ये कहना कि अगर कोई फ्यूचर सेटअप होगा तो उनमें कोई अहम किरदार उनको नहीं मिलेगा, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। चौधरी निसार मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, सेंसिबल पॉलिटिशियन है। एक वक्त में उन्हें नवाज शरीफ साहब का इंतहाई बाएतमाद साथी कहा जाता था। तो मैं समझता हूँ कि हल्फ उठा लेंगे वो, तो उसके बाद जो भी सेटअप होने जा रहा है, जो भी तब्दीली होने जा रही है, अगर कुछ हो रही है तो उसमें उनका बहुत नुमाया और अहम किरदार होगा। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है वो ये है कि क्या वो पंजाब असेंबली में अगर ये बाकी की पूरा करती है तो क्या उसमें कोई उनका किरदार होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, बहुत जल्द ये भी वाज़ेह हो जाए। बुखारी साहब, तो क्या फिर चौधरी निसार अब भी अपने हलके में वही वाली पहले वाली पॉपुलैरिटी रखते हैं? क्या दोबारा इंतखाबात जीतने की पोजीशन में हैं वो? इसके बारे में भी कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि वो उनका एक तवील अरसे से जो हलका है उसमें हमेशा वो इलेक्शन जीतते आए हैं, और उनके जितने भी मुखालफिन थे उनको बड़े मार्जिन के साथ शिकस्त दी है हमेशा। और जैसा कि उन्होंने खुद अपने बयान में कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं ये मैदान अपने मुखालफों के लिए खुला छोड़ दूं, तो उस हल्के में तो उनकी पजीराई अभी तक उसी तरह है, और मेरा नहीं ख्याल कि उनको मुस्तकबिल करीब में कोई चैलेंज दरपेश है इस हवाले से। नए इंतखाबात होते हैं तब भी मेरे ख्याल से वो यकीनी तौर पे अपने हल्के नेशनल असेंबली की भी और प्रोविंशियल असेंबली की भी सीट निकालने के अहल आदमी है, पहले भी थे। और मेरे ख्याल से जब तक वो जिंदा है, इसलिए कि उनके अपने हल्के में उनका जो असर और रसूख है उसके बाद। अच्छा बुखारी साहब, ये भी बताइएगा, क्या चौधरी निसार साहब जो बार बात हो रही थी, ख्वाहिश का इजहार किया गया इमरान खान साहब की जानिब से खुद के वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें, उन्होंने नहीं ज्वाइन की, क्या समझते हैं गुलाम सरवर खान साहब की वजह से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हुए थे, और फिर अब जब गुलाम सरवर खान साहब का नाम जो है किसी और मामले में भी सामने आ रहा है तो फिर ये कुछ फैसले भी हो रहे हैं? मेरे ख्याल से इसको कहें का जो ताल्लुक नवाज शरीफ साहब से है, अच्छा, कुछ देर से मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा सा फासला है। ये बहुत बड़ी वजह है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन नहीं किया है। ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है अगर आप ये कहें कि सरवर खान क्योंकि वहाँ मौजूद है तहरीक इंसाफ में, तो इसलिए भी चौधरी निसार ने दूरी रखी है तहरीक इंसाफ से और सोचा नहीं कभी कि वो हुकूमती पार्टी में शामिल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से मैं अगर आप मुझसे जाती राय पूछे तो मैं कहूँगा कि सियासत जो है उसका दारोमदार माजी में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत से ही रहा है, और ख्याल के चौधरी निसार जैसा आदमी जो है वो इतनी जल्दी अपने स्टांस में या अपने मौक़िफ़ में अपनी कमिटमेंट में इतनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। बुखारी साहब, हम देखें तो शहबाज शरीफ और चौधरी निसार के सियासी कॉम्बिनेशन को हमेशा नवाज लीग जो है वो पावर पॉलिटिक्स में इन रखा है। क्या चौधरी निसार की दोबारा फौलियत आप देखते हैं इस कॉम्बिनेशन को बहाल कर सकती है दोबारा से? बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी हमेशा काबिल कबूल रहे हैं। ये कभी भी ऐसा दौर नहीं था
इन दोनों में से कोई एक भी नॉन स्पीकिंग टर्म्स पर हो उनसे। और जिस तरह के सियासी हालात है, जिस तरह हुकूमत जो है वो डिलीवर नहीं कर पाई है, जिस तरह हुकूमत के ऊपर प्रेशर है, PDM भी बन रही है, फिर से दोबारा रीएक्टिवेट हो रही है, इन सारे हालात में यकीनी तौर पे शहबाज शरीफ और चौधरी निसार मिलकर एक अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सफ़ीर पाकिस्तान से आप आ रहे थे। अब क्या तब्दीली आती है सियासत के अंदर? चौधरी निसार साहब जिस वक्त हल्फ उठा लेंगे उस वक्त उनकी जो अहम मुलाकातें होंगी उससे भी पता लगेगा, और आने वाले दिन बहुत अहम है। और क्या फिर नवाज लीग को हम दोबारा से एक्टिव होते हुए देखते हैं, ये भी देखने वाली बात है। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे